हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नाम है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में अध्याय 7 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम अध्याय 8 को पढ़ेंगे। अध्याय 8 में है महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति में किस तरह से सुधार हुआ उसके बारे में हम पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ को। 19वीं शताब्दी में सुधारवादी आंदोलनों ने मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र में सुधार पर बल दिया। तो 19वीं शताब्दी तक क्या था कि जितने भी समाज सुधारक थे उन्होंने धार्मिक क्षेत्रों में सुधार का प्रयास किया। तो समाज में उस समय बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी, उसको हटाने का उस समय के सामाजिक सुधारकों ने प्रयास किया। और इन सुधार आंदोलनों के तहत स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का काफी प्रयास किया गया, क्योंकि महिलाओं की जो उस समय की स्थिति थी वो भी काफी दयनीय थी। तो उसमें भी सुधार की आवश्यकता थी, इसलिए समाज सुधारकों ने उस पर भी ध्यान दिया। तो हम इस अध्याय में महिलाओं की स्थिति और उसमें बदलाव लाने के लिए किए गए आंदोलनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आंदोलनों के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति। तो प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी उसके बारे में देखते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी बेहतर थी। मतलब प्राचीन काल मतलब हड़प्पा सभ्यता के या उसके वैदिक काल के समय जो महिलाओं की स्थिति थी, ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो ब्रिटिश काल के तुलना में काफी अच्छी थी। उस समय महिलाओं को समाज में काफी सम्मान मिलता था। तो हड़प्पा काल में हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो उस समय समाज क्या था, मातृसत्तात्मक था। तो अब शब्द आया मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का अर्थ है कि परिवार का जो मुखिया होगा वो माँ होगी, ठीक है, स्त्री होगी, और स्त्री से ही परिवार आगे बढ़ेगा। जैसे वर्तमान समाज में क्या है, जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक है। मतलब घर परिवार का हेड कौन है, पिता होता है। उसके बाद उनका बेटा वंश को आगे बढ़ाता, परिवार को आगे बढ़ाता है, और जो बेटियां होती है उनको विवाह कर दिया जाता, शादी दे दिया जाता है। लेकिन प्राचीन काल में क्या था कि स्त्रियां ही घर की हेड होती थी और उसके बाद उनकी बेटी परिवार को आगे बढ़ाती थी और बेटे क्या होते थे, दूसरे घर जाते थे। लेकिन वो प्रथा क्या थी, उसमें क्या होता था, महिलाओं को काफी सम्मान किया जाता था, क्योंकि मुखिया का स्थान किसका था, महिलाओं का था। और ऋग्वेद काल में जिस तरह से हड़प्पा काल में समाज में मातृसत्तात्मक था, तो उसी तरह से ऋग्वेद काल में भी स्त्रियों की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती थी। ऋग्वेद काल में स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी। यज्ञ क्या है, हवन, हवन में भाग लेती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, और उस समय पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा मतलब क्या कि महिलाओं को घर में ही रहना है, हमेशा घूंघट डाल के रहना, अपने को ढक के रखना, तो ये है पर्दा प्रथा। तो उस समय इस तरह की पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी, और स्त्रियां क्या करती थी कि शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, मंत्रों को सीख सकती थी, मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी, यज्ञ करवा सकती थी। ऋग्वैदिक काल में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। तो ऋग्वेद में कुछ स्त्रियां थी जिनका जिक्र मिलता है जो काफी विदुषी थी। विदुषी मतलब जो बहुत ज्यादा ज्ञानी थी। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री पिता के घर में ही रहती है तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। तो ऋग्वेद काल में यह प्रथा भी था कि यदि किसी पुत्री का विवाह, बेटी का विवाह नहीं होता था, तो वैसी स्थिति में वो अपने पिता के घर में रहती थी और पिता की संपत्ति में पुत्री का भी अधिकार होता था। सामान्यतः समाज में एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था। तो मतलब उस समय समाज में जो अभी जो बीच में जो कुरीतियां आ गई थी, वे चीज
पहले नहीं थी। मतलब एक पत्नी प्रथा का प्रचलन था, मातृसत्तात्मक था, पिता की संपत्ति में महिलाओं का भी हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ कि बीच में क्या हुआ, ये सारी प्रथा, जैसे राजा महाराजाओं के क्या थे, बहुत सारी पत्नियां होती थी, बहुपत्नी प्रथा थी, और समाज पितृसत्तात्मक था। और इन्हीं सब कुरीतियों के कारण ही समाज के जो सुधारक थे उन्होंने इस पर ध्यान दिया और महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए बहुत सारे बदलाव करने का प्रयास किया। लेकिन प्राचीन काल, हड़प्पा काल में, ऋग्वेद काल में, वैदिक काल में क्या थे, स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अंतर्वर्णीय विवाह, बहु विवाह, दहेज आदि प्रथा आदि का प्रचलन हो गया। ऋग्वेद काल में तो काफी अच्छी स्थिति थी उनकी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें क्या हुआ, जो अंतर्वर्णीय विवाह मतलब अलग जाति में, अलग गोत्र में विवाह का प्रचलन चला, बहु विवाह मतलब एक से अधिक विवाह करने का प्रचलन चला, दहेज प्रथा का भी प्रचलन होने लगा था उत्तर वैदिक काल आते आते। लेकिन प्राचीन काल में ये स्थिति नहीं थी। तो स्त्रियों की दशा ऋग्वेद काल की तुलना में अच्छी नहीं रह गई। तो ऋग्वेद काल में जो स्त्रियों का जो सम्मान था वो धीरे धीरे घटने लगा। कब? उत्तर वैदिक काल तक। तो कई ग्रंथों में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो ये कैसे पता चला कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो खराब होती गई? तो उस समय के जो साहित्य थे उनका अध्ययन करके जो ग्रंथ मिले हैं तो उसका अध्ययन करने से पता चलता है कि कन्या के जन्म लेने पर उसकी निंदा भी की गई। मतलब स्त्रियों का जो सम्मान था वो थोड़ा कम होने लगा था। वहीं पुत्रों को परिवार का रक्षक बताया गया। उत्तर वैदिक काल की जो ग्रंथ है उसमें पुत्रों को रक्षक बताया गया और पुत्रियों की जन्म पर निंदा की गई। तो गुप्त काल के साहित्य और कला में नारी का आदर्श रूप झलकता है। लेकिन गुप्त काल में जो साहित्य है उसमें नारी को आदर्श रूप में दिखाया गया है, पर व्यवहारिक दृष्टि में समाज में उनका स्थान गौण था। गुप्त काल में भी साहित्य में स्त्रियों की स्थिति को अच्छा दिखाया गया, आदर्श के रूप में दिखाया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो समाज में उनका स्थिति था वो अच्छा नहीं था। वे प्रमुख होते थे पुरुष और गौण होती थी स्त्रियां, उनका स्थान बाद में आता था। पति के मरने पर पत्नी को सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। और एक प्रथा थी सती प्रथा, जैसे यहाँ दिख रहा है चित्र में, बाल्थाजर साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र है ये, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता था कि जैसे ही किसी स्त्री की पति का मृत्यु हो गया तो उसकी पत्नी को भी प्रेरित किया जाता था कि तुम भी उनके साथ चिता में चली जाओ। तो इस प्रथा को कहा जाता था सती प्रथा। तो गुप्त काल में कन्याओं का विवाह आयु था 12 या 14 वर्ष में कर दिया जाता था। उस समय क्या किया जाता था, जो बाल विवाह का प्रचलन भी था, मतलब 12 से 14 वर्ष की उम्र में ही कन्याओं का, लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। और सती प्रथा तो बहुत बड़ी कुरीति थी उस समय का। क्या था सती प्रथा में, यदि किसी स्त्री के पति मृत्यु हो गया तो जब उनके पति का दाह संस्कार किया जाए तो उसी चिता में पत्नी को भी अग्नि में चला जाना पड़ता है, अपने मृत्यु कर दे, उसी के साथ पति के सैया के साथ ही अपने को समाप्त कर देती थी, उनकी भी उसमें उनको भी जला दिया जाता था। तो ये जो प्रथा थी उसे सती प्रथा कहा जाता था। तो सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। तो भानुगुप्त के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था, तो उसमें इस सती प्रथा के बारे में पता चलता है। ये सती प्रथा से जुड़ा प्रथम अभिलेख था जो 510 ईस्वी में प्राप्त है। इसमें सेनापति गोपराज की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो जब सेनापति राजा भानुगुप्त के जो सेनापति थे गोपराज, तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी को भी उसके साथ सती दिया गया। तो इसी चीज का उल्लेख भानुगुप्त के अभिलेख में मिलता है। गुप्तोत्तर एवं पाक ऐतिहासिक युगीन कालीन, मुस्लिम युगीन काल में जो मुस्लिम जो युग था उसमें स्त्रियों की जो स्थिति थी उतनी
अच्छी नहीं थी। उच्च वर्ण में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। तो गुप्त काल या फिर जो मुस्लिम युग की स्त्रियां थी, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और जो उच्च वर्ण के, जो ऊंची जाति के स्त्रियां थी, बस वही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। राजपूत कालीन समाज में उच्च कोटि के चरित्र वाली स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इस समाज में सती एवं जौहर प्रथा, कन्या हत्या, बाल विवाह, देवदासी एवं वेश्यावृत्ति जैसी कुप्रथाओं ने स्त्रियों की स्थिति को कमजोर किया। तो राजपूत जो थे, उनके समाज में भी उच्च कोटि के चरित्र वाली स्त्रियों का उल्लेख मिलता है कि राजपूतों की जो स्त्रियां होती है बहुत ही सतीत्व होती हैं, मतलब उनका जो चरित्र होता है काफी उच्च होता है। लेकिन उस समय भी जो समाज में सती प्रथा, जौहर मतलब उसी आग में, पति के आग में ही अपने को विसर्जन करना जैसी प्रथाएं, या फिर कन्या होने पर उसकी हत्या कर देना, बाल विवाह, देवदासी। देवदासी क्या होती है? जो मतलब किसी इष्ट देव या देवता के लिए अपनी कन्या को समर्पित कर दिया जाता था उनकी सेवा के लिए, तो वो होती थी देवदासी। वेश्यावृत्ति, ये सारी कुप्रथाएं उस समय समाज में फैली हुई थी, और जिसके कारण स्त्रियों की जो स्थिति थी काफी कमजोर होती गई। मध्यकालीन भारत में रजिया सुल्तान, जो एक तुर्की महिला थी, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। तो रजिया सुल्तान के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो मध्यकालीन जो भारत था, उस समय रजिया सुल्तान एक तुर्की महिला थी। उनके पिता थे इल्तुतमिश, और उनके जो पुत्र थे इतने योग्य नहीं थे, इसलिए उनके स्थान पर उनकी पुत्री रजिया ने सिंहासन को संभाला। तो वो पहली महिला थी जिसने दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया। लेकिन महिला होने के कारण उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो योग्य शासिका होते हुए भी अधिक दिनों तक दिल्ली में शासन नहीं कर सकी। क्यों? कारण क्या था कि वो एक महिला शासिका थी। मुगलों के शासन काल में स्त्रियों की स्थिति और भी खराब होती चली गई। और जब मुगल शासन काल था भारत में, उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो पहले से और ज्यादा खराब होते गई। धीरे धीरे उनकी स्थिति और भी दयनीय होती गई, उनका सम्मान घटता गया, और लगभग 2 सदी पहले महिलाओं की स्थिति समाज में कई सामाजिक कुरीतियों के कारण बद से बदतर हो गई। और धीरे धीरे उस तरह से मुगल काल में तो स्त्रियों की स्थिति खराब होती गई, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश काल तक भी जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बद से बदतर होती गई। मतलब उनको समाज में कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, सती प्रथा कर दिया जाता, मतलब पति की मृत्यु हुई तो उनको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह की प्रथाएं समाज में प्रचलित थी। तो जिसमें से एक प्रथा थी सती प्रथा, जिसके कारण जो क्या किया जाता था कि पति की मृत्यु हुई तो उनको भी उनके साथ मृत्यु, उसी जो सैया है उसी में उनको भी दाह कर दिया जाता था, ताकि उनकी जो संपत्ति थी उस पर भी अधिकार कर सके। तो इस तरह की प्रथाएं प्रचलित थी। सती प्रथा के तहत पति की मृत्यु के बाद उनकी पति को चिता में लिटाकर पति के शव के साथ ही जला दिया जाता था। तो सोचिए स्त्रियों की स्थिति कितनी खराब थी कि कोई जीवित है लेकिन उसी जीवित अवस्था में उसको आग में जला दिया जाता है, तो कितना कष्टकर स्थिति होगा। कभी कभी वे स्वेच्छा से होता था तो कई बार जोर जबरदस्ती से। तो जिंदा इंसान को यदि आग में जला दिया जाए तो कितना कष्टप्रद होगा उनके लिए। तो कभी कभी तो स्त्रियां क्या करती थी कि ये समाज का नियम है इसलिए स्वेच्छा से सती हो जाती थी, लेकिन कई बार क्या कहता था वो सती नहीं होना चाहती थी लेकिन जोर जबरदस्ती समाज के द्वारा उसको सती कर दिया जाता था। हिंदू और मुसलमानों में एक से ज्यादा पत्नी रखने का प्रचलन बढ़ा, और उस समय क्या था, एक से अधिक पत्नियां भी रख सकते थे। बहुत बहु विवाह का प्रचलन था मुस्लिमों में भी और हिंदुओं में भी। तो इस काल में स्त्रियों की शिक्षा की पहुंच बहुत कम थी। तो स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ जो संपन्न परिवार थे, कुलीन परिवार थे, उनकी घर में ही स्त्रियां शिक्षित होती थी, लेकिन साधारण स्त्रियां को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार सीमित था, और पति के या पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार बहुत ही सीमित था।
इस काल में बच्चों की शादी काफी कम उम्र में कर दिया जाता था। उस समय कुछ लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि यदि औरत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द विधवा हो जाएगी। तो इस तरह की प्रथा समाज में प्रचलित थी ताकि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण ना करें। समाज में ये फैला हुआ था कि यदि स्त्रियां शिक्षित होती हैं तो उनके पति की शीघ्र मृत्यु होगी और वो शीघ्र विधवा हो जाएगी। इसलिए डर से ही स्त्रियां शिक्षित नहीं होती थी, शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। तो स्त्रियों की जो शिक्षित होने की दर थी बहुत कम थी। अब है बदलाव की सुगबुगाहट। तो इतना ज्यादा समाज में कुरीति भरा हुआ था, समाज में स्त्रियों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनको जिंदा जला दिया जाता था, उनको पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति में अधिकार नहीं था, किसी भी तरह का उनका अधिकार ना था और ना ही उनको किसी तरह का सम्मान दिया जाता था। तो 19वीं सदी के सुधार आंदोलन केवल धार्मिक सुधार के क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। तो 19वीं सदी में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए जिससे क्या किया गया, धार्मिक क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये सिर्फ धर्म से तक ही सीमित नहीं रही। इन आंदोलनों ने सामाजिक सुधार को भी अपना लक्ष्य बनाया। तो उन्होंने क्या किया, समाज में भी सुधार करने का प्रयास किया। संचार के नए माध्यमों के विकसित होने के बाद सामाजिक रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं से संबंधित विचार विमर्शों और चर्चाओं का स्वरूप भी बदलने लगा। और जो समाज के रीति रिवाज हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं, उसके प्रति भी लोगों का नजरिया बदलने लगा। किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तकालयों के प्रकाशन से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। तो बहुत सारी किताबें छपने लगे, खबरें, अखबार छपने लगे, पत्रिकाएं छपने लगे। इन जो गलत रीति रिवाज थे उसके खिलाफ, धार्मिक सुधार के लिए, तो बहुत सारे लोगों तक ये सारे मैसेज पहुंचने लगे, समाज के हर वर्ग तक पहुंचने लगे। पांडुलिपियां जैसे पुराने माध्यमों की तुलना में यह काफी सस्ती थी। तो प्राचीन काल में किताबें पांडुलिपि से छपती थी। पांडुलिपि मतलब जिसको हाथ से लिखा जाता था, भोजपत्रों में, ताड़पत्रों में। लेकिन अभी क्या था कि कागज का जब आविष्कार हो गया तो क्या किया गया कि अखबार छपने लगे, पत्रिकाएं छपने लगी, किताबें छपने लगी, और ये क्या हो गया, सस्ता माध्यम हो गया। साधारण लोगों तक भी ये उपलब्ध होने लगा किताबें, क्योंकि कागज भी सस्ता होने लगा। तो लिहाजा अब क्या हुआ कि आम लोग भी इसे आसानी से पढ़ सकते थे और लोग अब अपनी भाषा में लिख भी सकते थे, क्योंकि कागज उपलब्ध होने लगे, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी और महिलाएं भी कभी कभी इन चर्चाओं में भाग लेती थी। तो इन सारे मुद्दों पर जब सारे लोगों के पास सभी लोगों का विचार पहुंचने लगा, अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं, किताबों के माध्यम से, तो लोगों में भी आपस में इसके लिए विचार होने लगे, सामाजिक सुधार के लिए, रीति रिवाजों के विरुद्ध, जो गलत रीति रिवाज हैं उसके विरुद्ध में आपस में चर्चा होने लगी और इन चर्चाओं में महिलाओं ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो समाज में स्त्रियों के प्रति जो खराब व्यवहार होता था, सम्मान कम था, उसमें थोड़ा सा बदलाव का एक सुगबुगाहट दिखने लगा। सती प्रथा का अंत, और देखिए अब देखते हैं सती प्रथा का अंत किस तरह से हुआ। भारतीय समाज में सती प्रथा का उद्भव यद्यपि प्राचीन काल से ही शुरू हो गया था, परंतु इसका भीषण रूप आधुनिक काल में देखने को मिलता है। प्राचीन काल से ही ये कमोबेश शुरू हो गया था, लेकिन जब आधुनिक काल आया, मध्यकाल में, ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। जो सती प्रथा था इसमें इजाफा आने लगा। इसे दूर करने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किए। तो मुगल काल में भी इसको दूर करने का काफी प्रयास किया गया और ब्रिटिश काल में भी इसके लिए काफी प्रयास किया गया, और उसमें सफलता नहीं मिल पाई। तो बैरन हेस्टिंग,
लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग ने भी इसके सती प्रथा के विरोध में काफी प्रयास किया, अकबर ने भी प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इस क्रूर प्रथा को दूर करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ये वायसराय थे। तो इस कार्य में राजा राममोहन राय की भूमिका सराहनीय रही। तो समाज में ये क्या था? धर्म से जुड़ा हुआ था। इस मामले पर लोग ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे। ये यदि इस पर कोई हस्तक्षेप करता था तो वे सोचते थे कि हमारे धर्म का लोप हो जाएगा। तो इस कारण से ये प्रथा समाप्त होने में काफी समय लगा। बहुत सारे जो वायसराय थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे और अंत में राजा राममोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयास में ये काफी हद तक सफल रहा। राजा राममोहन राय महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्र व समानता के पक्षधर थे। तो जो राजा राममोहन राय थे वे चाहते थे कि स्त्रियां भी स्वतंत्र रहे, अपना विचार रखने के लिए वे स्वतंत्र रहे और उनको भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हो। राजा राम इस बात से दुखी थे कि विधवा औरत को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक विधवा का जीवन बहुत ही कठोर था। उनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता था। पति की मृत्यु के बाद वे दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती थी। उनको भोजन में भी बहुत सारी पाबंदियां थी। समाज में भी उसको बहिष्कृत जैसा व्यवहार किया जाता था। तो इस चीजों को देखकर राजा राममोहन राय काफी दुखी थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। तो इसके खिलाफ सती प्रथा जो थी समाज में, उसके खिलाफ राजा राममोहन राय ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर भी यह बताने की कोशिश की कि धर्म शास्त्रों में भी सती प्रथा का विरोध किया गया है। तो जो प्राचीन शास्त्र थे उसका सहयोग लेकर उन्होंने समाज के लोगों को बताने का प्रयास किया कि ये जो सती प्रथा है बहुत ही क्रूर प्रथा है, ये बंद होना चाहिए। और धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, उसका विरोध किया गया। उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना को उभारने का प्रयास किया। तो बहुत सारा प्रयास किया राजा राममोहन राय ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए। तो उन्होंने स्त्रियों को भी दया का पात्र माना और उनके साथ भी सम्मान से रहने का अधिकार माना कि स्त्रियां भी समाज में सम्मान के साथ रह सकती हैं। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दें और विलियम बेंटिक को उन्होंने प्रेरित किया कि ये जो प्रथा है समाज में सती प्रथा, इसको दूर किया जाए। राजा राममोहन राय एक धर्म सुधारक की अपेक्षा एक समाज सुधारक के रूप में विख्यात थे। तो धर्म के सुधारक से ज्यादा वे समाज को सुधारने के लिए प्रसिद्ध थे। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित कर दिया। और विलियम बेंटिक ने क्या किया कि जो समाज में सती प्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाए और यदि ये कोई करता है तो ये एक तरह का अपराध है। तो 1829 में उन्होंने इसके विरोध में कानून बनाया। सर्वप्रथम यह कानून बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। इसके बाद यह बम्बई, मद्रास में भी लागू किया गया और इस कानून को लागू होने से स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें बहुत सुधार हुआ, क्योंकि स्त्रियां विधवा हुई मतलब एक तो उनकी कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था और पुरुष की उम्र काफी अधिक होती थी और बहुत कम उम्र में ही वो विधवा हो जाती थी और विधवा हुई मतलब उनको सती दे दिया जाता था। इस तरह से उनको ज्यादा दिन बचने का भी, जीवित रहने का भी अधिकार नहीं प्राप्त था। तो ये जब सती प्रथा बंद हुआ तो स्त्रियों की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा सुधरी। लेकिन इसके बाद भी क्या था, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए समाज में व्याप्त कुछ और भी बहुत सारी कुरीतियां थी जिसको दूर करने की आवश्यकता थी। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध हर्षवर्धन एवं सम्राट अशोक ने भी लगाया था।
तो इससे पहले हर्षवर्धन ने और सम्राट अकबर ने भी इसके खिलाफ बहुत सारा प्रयास किया था कि सती प्रथा समाप्त किया जाए। इसके बाद है विधवा पुनः विवाह। एक तो थी सती प्रथा और लेकिन समाज में और एक था कि विधवा स्त्री पुनः विवाह नहीं कर सकती थी। बहुत कम उम्र में वो विधवा हो गई, लेकिन विधवा के रूप में उसको पूरा जिंदगी व्यतीत करना है। राजा राममोहन राय सामाजिक सुधार के अंतर्गत पहले सती प्रथा में रोक लगाने में सराहनीय भूमिका निभाई। तो राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। बहुत उनका जो योगदान था बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने महसूस किया कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे दूर किया जाना बहुत जरूरी है, और वे विधवा विवाह के पक्षधर हो गए। और उनका मानना था कि विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार है। कई अंग्रेज भी राजा राममोहन राय के विचारों के समर्थक थे, क्योंकि अंग्रेज आधुनिक विचारधारा के थे, इसलिए उन्होंने राजा राममोहन के विचारों का भी समर्थन किया। वे भी कई भारतीय रीति रिवाजों एवं परंपरा की आलोचना करते थे। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। तो ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम भी आप जानते हैं, वे संस्कृत कॉलेज के आचार्य भी थे। तो उन्होंने भी विधवा विवाह से जुड़े बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला भी दिया कि प्राचीन ग्रंथ में किस तरह से विधवा विवाह का समर्थन किया गया। तो उसका हवाला देकर उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का भी प्रयास किया, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, कि वेदों में विधवा विवाह की मान्यता दी गई है, क्योंकि बिना ग्रंथों के, बिना वेदों के लोग, समाज के लोग उनके बातों को मान नहीं सकते थे, क्योंकि भारतीय लोग धर्म को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। वे अपने धर्म से छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने वेदों का, ग्रंथों का सहारा लिया। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में हजारों लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को दिया। तो लॉर्ड डलहौजी को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों का समर्थन था कि विधवा विवाह पुनः प्रारंभ हो। तो इसके फलस्वरूप 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता दी गई। देश में कुछ कुंठित मानसिकता वाले लोगों ने विद्यासागर का विरोध किया, लेकिन समाज क्या है, वे तो समर्थक है, क्योंकि वे विधवाओं की जो स्थिति है उसको समझ रहे हैं। लेकिन समाज में क्या है कि बहुत सारे स्वार्थी या फिर कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, जो अपने धर्म के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमारे धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी खड़े हो गए। और विद्यासागर का उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया लोगों के द्वारा। लेकिन विद्यासागर इन विरोधों से विचलित कभी नहीं हुए। उन्होंने अपने पुत्र का भी विवाह किया, एक विधवा से कर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। और इस विवाह का समर्थन करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से किया। तो उनके प्रयासों के फलस्वरूप बंगाल में उस समय काफी विधवा विवाह हुए। विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन भारत के कई भागों में फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों का इसमें समर्थन मिलने लगा। तो बहुत सारे लोग तो विरोध कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसका समर्थन भी कर रहे थे। मद्रास में बेरिसलिंगम पुतुलू ने विधवा विवाह के पक्ष में एक संगठन बनाकर उल्लेखनीय काम किया। उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया और वे आर्य समाज के संस्थापक थे। जो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने भी क्या किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। बंबई में भी बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा विधवा विवाह का समर्थन किया गया। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वे विधवा विवाह का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जो छोटे मानसिकता वाले लोग थे वे काफी विरोध भी कर रहे थे। प्रोफेसर D.K. कर्वे ने पुणे में 1899 ईस्वी में विधवा आश्रम स्थापित किया।
इतने प्रयासों के बाद भी कई कारणों से विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। तो विधवा पुनर्विवाह हो रहा था, लेकिन इनकी संख्या काफी कम थी। इतना सारा प्रयास चल रहा था, इतना आंदोलन चल रहा था, फिर भी उस तरह की संख्या में विधवाओं का विवाह नहीं हो रहा था। क्योंकि आंदोलन कितने भी चले, लेकिन छोटे मानसिकता वाले लोगों का तो अभाव नहीं है, और स्त्रियां विवाह के बाद भी बहुत सारे ताने वगैरह, बहुत सारा अत्याचार सहने से के मतलब होने की आशंका से भी विधवा विवाह नहीं कर रही थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि विवाह करने वाली विधवाओं को समाज के लोग आसानी से स्वीकार भी नहीं कर रहे थे, और रूढ़िवादी लोग विधवा विवाह कानून का विरोध भी कर रहे थे। तो जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के प्रयासों में झटका लग रहा था। मतलब इतना ज्यादा प्रयास होने के बाद भी इतना सुधार नहीं हो पा रहा था। देखिए, यहाँ कुंडों में झूलने का त्योहार, यहाँ त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें लोग इस तरह से, यहाँ एक खंबा है और दोनों तरफ से रस्सी बंधा हुआ है, और ये लोग झूल रहे हैं और त्योहार मनाया जा रहा है। तो इस तरह के त्योहार प्राचीन काल में मनाए जाते थे। तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये चित्र में दिख रहे हैं राजा राममोहन राय। इन्होंने विधवा सती प्रथा के लिए बहुत प्रयास किया, विधवा विवाह के लिए भी प्रयास किया। राजा राममोहन राय सती प्रथा के संबंध में अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। तो इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थन और आलोचना के बीच बहस के रूप में उन्होंने लिखा था। तो सती प्रथा के बारे में इसे एक उदाहरण से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, सती समर्थन में उन्होंने लिखा था क्या कि औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्पी, भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। तो उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। तो ये सती प्रथा के विरोध में था, समर्थन में था। और सती प्रथा के विरोध में देखिए इस तरह से लिखा गया था कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। तो ये राजा राममोहन राय ने लिखा। तो पहले लिखा कि स्त्रियां क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, वो इतनी समझदार नहीं होती, इसलिए वे पति के मृत्यु के बाद धधकती आग में कूदने के लिए तैयार होती है। लेकिन लोग ये समझते कि धधकती आग से कहीं डर कर वो भाग ना जाए, इसलिए उसको पहले ही बांध के रख दिया जाता है उस लकड़ी में जिसमें उनके पति का चिता सजाया जाता है। तो ये उन्होंने समर्थन में कहा कि इस तरह की भावना समाज में है। फिर उन्होंने विरोध में कहा कि महिलाओं को स्वाभाविक जो क्षमता है उसका प्रदर्शन का तो मौका ही नहीं दिया जाता समाज में। फिर भला तुम कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि वे समझदार नहीं होती हैं, बिना दृढ़ संकल्पी होती हैं। तो समाज के द्वारा जब मौका ही नहीं दिया गया तो वो अपनी समझदारी कैसे प्रस्तुत करे समाज के सामने। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या फिर पढ़ाई गई चीजों को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं। यदि किसी को पढ़ाया जाए उसके बाद वो ना सीखे तो उसको अक्षम मान लेते हैं। लेकिन अगर औरतों को पढ़ने का ही मौका नहीं दिया जाएगा तो तुम उन्हें कमतर कैसे कर सकते हो। वो समाज से प्रश्न करते हैं कि यदि स्त्रियों को शिक्षा ही ग्रहण करने ना दिया जाए तो कैसे आप समझ सकते हैं कि वो शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम है कि नहीं, और वो समझदार है कि नहीं या कम समझदार है। तो इसलिए इस तरह से उन्होंने बहुत सारे पर्चे छापे जिससे कि समाज में जागरूकता आए और सती प्रथा का विरोध हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। सती प्रथा, इस तरह से समाज सुधारकों ने बहुत प्रयास किया सती प्रथा बंद करने के लिए और विधवा विवाह के लिए। इसमें राजा राममोहन राय, विलियम बेंटिंग और ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान काफी सराहनीय है। उनके प्रयासों से ये काफी समाज में कम हुआ। और इस तरह से ये चैप्टर यहाँ तक हम ही आज यहीं तक करते हैं, और इसको आप रिपीट करके पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका कुछ भाग बाकी रह गया है जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए।